दोस्तों, परिमेय संख्या आपको एक नया शब्द लग रहा होगा, नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि परिमेय संख्या तो सिर्फ पुस्तकों में होता है, बाहर पढ़ने से क्या मतलब। तो ऐसा नहीं है। आप जाने अनजाने में कई जगह, केवल एक जगह की बात नहीं है, कई जगह पे आप परिमेय संख्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके प्रति आप सचेत नहीं है, आप उसके प्रति जानकारी नहीं रख रहे हैं कि वास्तव में ये परिमेय संख्या है। तो उसी जानकारी पर आज चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। और परिमेय संख्या जब आप समझ जाएंगे तो वहां पर एक परिभाषा आता है गणित में कि उसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें Q बराबर नहीं हो शून्य के। इसे आप रट रहे होंगे। तो इसमें यहाँ ये बात आती है कि Q को हम शून्य बराबर क्यों नहीं रख सकते, Q में हम शून्य क्यों नहीं रख सकते, ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए ना। तो इसी प्रश्न का जवाब भी हम देंगे कि Q में शून्य क्यों नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही साथ यह चर्चा करेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, किस परिमेय संख्या को हम धनात्मक कहेंगे, किस परिमेय संख्या को हम ऋणात्मक कहेंगे। और अंत में चर्चा करेंगे जो आप शून्य का प्रयोग करते हैं, आप बोलते हैं ना कुछ नहीं है, तो शून्य क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें गणित को जो है आप अपने आसपास के उदाहरणों से सीखते हैं। तो यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबाइए, तभी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या की शुरुआत यदि आप पुस्तक में देखें, पढ़ाई में देखें, तो कक्षा 7वीं में इसका विधिवत रूप से पढ़ाई शुरू होता है। कभी कभी कक्षा 6वीं में भी पढ़ा जाता है। तो कक्षा 7वीं और 8वीं में NCERT की किताब में दिया गया है। इसके साथ ही साथ CG बोर्ड में या अन्य बोर्ड में जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी परिमेय संख्या होता ही होता है। इसके साथ ही साथ यदि आप कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो बेसिक मैथ के लिए आपको परिमेय संख्या अवश्य सीख लेना चाहिए। तो सारे बातें आज क्लियर होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। परिमेय संख्या को सीखने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, जो आप पहले से सीख चुके हैं उसे दोहराना जरूरी है। आप ये बताइए कि सबसे पहले गणित में आपने क्या सीखा। सबसे पहले आपने सीखा वस्तुओं को गिनना, जिसमें आप 1 2 3 4 5 इस प्रकार से गिनती शुरू की। जैसे मेरे हाथ में कुछ खिलौने हैं, उसको यदि मैं गिनना चाहूँ, आप मेरे साथ साथ गिनेंगे तो सबसे पहला क्या बोलेंगे, एक ही बोलेंगे, शून्य नहीं बोलेंगे, है ना। ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप गिनते जाएंगे, तब तक गिनेंगे जब तक वस्तुएं खत्म न हो। और गिनती जो है कभी खत्म नहीं होती, आप जानते हैं, ये अनंत तक चलता है। तो 1 से शुरू होकर के अनंत तक का जो समूह है उसे कहा जाता है प्राकृत संख्या। इसके बारे में हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, उसे आप देख लीजिए, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब प्राकृत संख्या में आपने जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सारी चीज़ सीखा। अब यहाँ पे आप देखिए कि मेरे हाथ में जो है 5 खिलौने हैं। तो इस 5 खिलौने को दर्शाने के लिए यहाँ पर संकेत बना हुआ है, ये है 5। अब इस 5 में से मैं यदि एक को कम कर देता हूं तो बचता है 4। तो 4 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम टच करके, इसको दिखा करके बता सकते हैं कि मेरे पास 4 खिलौने हैं। लेकिन यदि मैं 5 में से 5 को हटा दूं, 5 में से 5 को हटा दूं तो मेरे हाथ में कितने बचे, शून्य बचे। कुछ नहीं बचा, मतलब शून्य बचा। तो इस शून्य को दर्शाने के लिए यहाँ पर कौन सा संकेत है बताइए, कहाँ पर लिखा है शून्य, कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो ये जब समस्या आई तो इसमें एक नया संख्या शामिल किया गया शून्य को, और एक नया समूह बना 1 2 3 4 इस प्रकार से बनते गया, और ये कहलाया पूर्ण संख्या। क्या कहलाया गया, पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर, और इसका संकेत है W। ठीक है। अब आपके पास शून्य भी मिल गया तो गणना करना आसान हो गया कि नहीं हो गया। अब देख लीजिए, मान लो आपको इस खिलौने को खरीदने हैं, आपको इस खिलौने को खरीदने हैं और इसकी कीमत जो है 10 रुपये है। इसकी जो कीमत है 10 रुपये है, और आपके पास केवल 4 रुपये है। अभी आपके पास जेब में केवल 4 रुपये है और आप इसको खरीदना ही चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति से जो है या दुकानदार से जो है 6 रुपये की उधारी करेंगे कि नहीं करेंगे। आप 10 रुपये में इस खिलौने को खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास केवल 4 रुपये ही है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको खरीदने के लिए 6 रुपये आप उधारी लेंगे। ठीक है। तो ये 4 रुपये आपके पास था, यहाँ पे 4 जो दिया है यहाँ पर है, लेकिन ये ऋण 6 रुपये, ऋण 6 का अर्थ हुआ आप उधारी लिए हैं। ठीक है, आपको देना है वापस 6 रुपये को, तो इसलिए हमने ऋण 6 किया। तो इस ऋण 6 को दर्शाने के लिए यहाँ पर कोई संकेत है क्या, कोई संकेत नहीं है। तो ये भी कमी महसूस हुआ, इसलिए एक नए समूह का निर्माण हुआ जिसमें
इस प्रकार की संख्याओं को भी शामिल किया गया, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक तो रहे ही रहे। इस तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार से यहाँ भी शामिल किया गया और इस समूह को कहा गया पूर्णांक संख्या। इसके बारे में भी हमने पूरा वीडियो बनाया जिसमें पूर्णांक संख्या को आप कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बना हुआ है। इसमें केवल संकेत रूप में बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या में सभी को लगा कि अब लगभग बात बन गई, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोचिए, जब हमने आपको भिन्न पढ़ाया तो भिन्न कहाँ से आया? यदि आपके पास रोटी का केवल आधा टुकड़ा है, ये 1/2 है, तो इस 1/2 को दर्शाने के लिए यहाँ पर कोई जगह है क्या? कोई जगह नहीं है। तो इसमें शामिल कर दिया गया भिन्न संख्या को, ठीक है, भिन्न संख्या को। और यह कह दिया गया कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ये जो भी संख्याएं होती हैं उसके बीच में भी अनंत संख्याएं हैं। इसके हम कई हिस्से कर लेते हैं। इसी बीच में 1/2 है, 1/3 है और इन सभी को कहा जाता है भिन्न संख्या। सभी के हर में 1-1 कर दो, ये बन गया भिन्न संख्या। ये हमने सिखाया था। भिन्न के संबंध में 15 वीडियो दिए थे। अब ये बताइए कि इस रोटी के टुकड़े को, या दूसरा उदाहरण आपको भी बताता हूँ। जैसे मेरे घर में चावल खत्म हो गए, आज अचानक से चावल खत्म हो गया, दुकान भी बंद हो गए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आपके घर गया, मैं बोला भैया एक काम कीजिए, मुझे आधा बोरी चावल दे दीजिए, जब दुकान खुलेगी तो कुछ दिन बाद वापस कर दूंगा, है कि नहीं? तो आपने मुझे आधा बोरी चावल दे दिए, आधा बोरी चावल दे दिए। ये बोरी है, ये आधा बोरी चावल है। अब ये बताओ, मेरे पास तो पहले कुछ नहीं था, तो इस चावल को मैं खरीद के लाया हूँ क्या? खरीद के नहीं लाया हूँ। इस चावल को मैं उधारी में लाया हूँ जिसे वापस करना है। तो मेरे पास ऋण 1/2 बोरी चावल है, ऋण 1/2 बोरी चावल है। तो इस ऋण 1/2 को मैं कहाँ पे दर्शाऊँ? यहाँ पर कोई संकेत है क्या? 0 से लेके आगे बढ़ेंगे तो 0 के बाद 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे अनंत अनंत जो है भिन्न संख्या सामने है। लेकिन ऋण 1/2 कहाँ पर है बताइए? तो जब भिन्न संख्याओं में हम ऋणात्मक भिन्न को भी शामिल कर दें, तो जब हम भिन्न संख्याओं में ऋणात्मक भिन्न को भी शामिल कर दें तो वहां पे बनता है परिमेय संख्या। क्लियर है? ये कैसे होता है और बता रहा हूं, ठीक है? तो इस प्रकार से ऋण 1/2, ऋण 1/3 इस प्रकार की संख्याओं को भी शामिल किया गया। किसमें? भिन्न संख्याओं में। तो जो नया समूह बना वो कहलाया परिमेय संख्या। तो अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में समस्त प्रकार की संख्याएं शामिल है। इसके अंदर प्राकृत संख्या भी है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और भिन्न संख्या भी है। और इसके साथ साथ जब इसमें हम ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक भिन्न को शामिल कर देते हैं तो कहलाता है, ये कंप्लीट कहलाता है परिमेय संख्या। क्लियर है? परिमेय संख्या समझ गए? अब इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा पे हम चलते हैं। P/Q वास्तव में है क्या चीज़? तो यहाँ पर तो यह स्पष्ट हो गया कि जब हम भिन्न संख्याओं में ऋणात्मक भिन्न को भी शामिल कर दिए तो इस प्रकार से नया समूह बना, उसे कहा गया परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न सभी प्रकार की संख्याएं शामिल है ही है। इसके साथ ही साथ ऋणात्मक भिन्न भी शामिल है, ठीक है? अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा पर। भिन्न से तुलना करते हुए इसकी परिभाषा हम स्पष्ट करेंगे। तो परिमेय संख्या जो है और अच्छे से स्पष्ट हो जाता है भिन्न संख्या के साथ साथ। भिन्न संख्या में क्या होता है? अंश होता है और बटे में होता है हर। यही चीज़ जो है परिमेय संख्या में होता है अंश बटा हर, अर्थात P/Q। अंश के लिए P और बटे के लिए Q। अब इसकी परिभाषा कहा जाता है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें P जो है, P और Q जो है पूर्णांक संख्या हो। ध्यान रखेंगे ना, मैं यहाँ पे एक शब्द जोड़ा हूँ, P और Q जो है पूर्णांक संख्या हो और जहाँ Q बराबर ना हो 0 के। Q बराबर ना हो 0 के, इसका अर्थ है इसके हर में जो है, इसके हर में जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 यदि रहता है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पर P/Q पूर्णांक, यहाँ पर P और Q को पूर्णांक क्यों कहा हूँ यह भी स्पष्ट होगा। देखिए भिन्न क्या होता है, ये सब जो है 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 5/1 ये सारे संख्याएं क्या है? भिन्न है। परिमेय संख्या में क्या होता है? ये सारी संख्या तो शामिल रहते ही रहते हैं, ये सब संख्या तो रहते ही रहते हैं। इसके साथ ही साथ ऋण 1/2 या 2/3 या ऋण 2/3
3 या ऋण 1 बटा ऋण 1, इस प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके अंश में क्या है, इसके अंश में है 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 5 है। तो ये संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। भिन्न के अंश में पूर्ण संख्या होता है, हर में भी पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, भिन्न के अंश में भी पूर्ण संख्या होता है, हर में भी पूर्ण संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या के अंश या हर में क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। अर्थात इसमें शर्त नहीं है कि केवल पूर्ण संख्या हो। ऋण 1 क्या है, पूर्णांक संख्या है, 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में बेसिक अंतर ये है कि भिन्न संख्या में अंश और हर अर्थात P और Q जो है पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या होता है, जिसमें Q जो है, हर जो है शून्य नहीं होता। इसमें क्या है, P और Q जो है पूर्णांक संख्या होता है, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हर में शून्य क्यों नहीं रखा जाता, यहाँ पर शून्य क्यों नहीं रखा जाता, यहाँ पर शून्य क्यों नहीं रखा जाता। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 का मतलब क्या हुआ, 4 को 5 लोगों को बांटना है कि नहीं। यदि 10/2 है, 10/2 है, इसका अर्थ है कि 10 को 2 लोगों को बांटना है। 10/1 है, इसका मतलब है 10 को 1 लोगों को बांटना है। लेकिन यदि 10/0 कर दें तो हम किसे बांटें बताइए, किसी को बांटने के लिए तो है नहीं, किसी को बांट ही नहीं सकते। हमारे पास वस्तुएं तो हैं, वस्तुएं हमारे पास है, 10 है, लेकिन किसको बांटना है, कोई है ही नहीं। तो इसको बांट सकते हैं क्या, जब इसको बांट सकते नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अनंत होगा। इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, इसलिए कहा जाता है कि इसके Q में जो है शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या इसमें शामिल हो सकता है और P में शून्य हो सकता है, लेकिन Q में शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q जो है शून्य नहीं हो, शून्य के बराबर नहीं हो, वही संख्या जो है परिमेय संख्या कहलाता है। अब हम आपके बीच कुछ संख्याएं रख रहे हैं जिसे आप पहचान के बताएंगे कि क्या वे परिमेय संख्या है या नहीं है। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो 8 अलग अलग संख्याएं हमने यहाँ पर लिखा है, जिसमें 5 है, ये है, इसको पहचान लीजिए और बताइए कि इस पर कौन कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। इसको समझिए। सबसे पहले बताइए कि पहले नज़र में आपको लग रहा होगा कि ये दोनों जो है परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी संख्या के बट्टे में हम लिख सकते हैं 1, इसके भी बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो यहाँ पर इसे P/Q के रूप में लिखा गया है, सभी को P/Q के रूप में लिखा गया है, लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। और यह भी कहा गया है कि P और Q जो है क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि सभी पूर्णांक हैं, इस प्रकार से सभी जो है क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक बात को और कहा जाता है कि जो Q है वो जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है हर में शून्य है, इसका मतलब एकमात्र यही एक संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। बाकी समस्त संख्याएं यहाँ पर जो दिया गया है वे सभी जो है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हर में जो है शून्य है, तो इसे हमने नहीं है बोला। हो सकता है आपके मानने में, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि ये भी जो है परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन स्पष्ट कर दें हर में शून्य नहीं होना चाहिए ऐसी शर्त होता है, अंश के लिए कोई शर्त नहीं है। इसको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्यों, यदि आप शून्य को 2 लोगों को बांटते हैं तो कितने लोगों को बांट रहे हैं ये तो तय है। आपके पास कितने लोगों को बांट रहे हैं, 2 लोगों को बांट रहे हैं। अब आपके पास कुछ नहीं है तो इसको भी कुछ नहीं देंगे, इसको भी कुछ नहीं देंगे, इसलिए इसका जो आंसर है उत्तर जो है शून्य आएगा, लेकिन इसे आप नहीं बांट सकते। इसलिए कहा गया है Q जो है शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी संख्याएं, बाकी जो P जो है शून्य हो सकता है। तो इस प्रकार 0/2 भी एक परिमेय संख्या है। अब अंतिम में बात करते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या जो है धनात्मक परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे यदि आपके पास 1/2, 2/3, ऋण 2/5, ऋण 2/2, ऋण 5 ऐसी कोई संख्या है, तो इसमें किस संख्या को आप धनात्मक मानेंगे और किस संख्या को आप ऋणात्मक मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/2, 2/3, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने में कुछ नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ पर धन लगा हुआ है। तो ये हो गया धनात्मक परिमेय संख्या।
ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अंश में अलग चिन्ह है, हर में अलग चिन्ह है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अंश में ऋण है और हर में ऋण है। ठीक है, इन दोनों पर आप फोकस कीजिए। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? यदि अंश या हर में कोई भी एक संख्या जो है ऋणात्मक पूर्णांक वाले हो तो वह संख्या कहलाती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। इस आधार पे ये जो संख्या है ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, तो ऊपर में देखिए ऋण है, नीचे में भी ऋण है। आपने ऋण और ऋण का भाग करना सीखा जब हमने पूर्णांक पढ़ाया था। जब ऋण और ऋण का भाग किया जाता है तो हो जाता है धन, अर्थात ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया? धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो सार रूप में हम कह सकते हैं यदि अंश और हर की संख्याओं का चिन्ह एक जैसा हो, यदि दोनों धन है तो धनात्मक संख्या, दोनों ऋण है तो भी ये धनात्मक परिमेय संख्या ही कहलाएगा। लेकिन अंश या हर में से किसी भी एक का चिन्ह अलग हो, दूसरे का चिन्ह अलग हो, जैसे इसमें देख सकते हैं ऋण है और इसमें धन है, इसमें ऋण है, तो ये कहलाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब लास्ट में बात करते हैं कि शून्य क्या है। शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? तो देखिए शून्य को हम जो है 0/1 लिख सकते हैं कि ले सकते हैं। इस प्रकार शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर में जो है शून्य नहीं होना चाहिए, अंश में शून्य हो सकता है। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, लेकिन शून्य न तो धनात्मक परिमेय संख्या है न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसे आप हल करेंगे तो उत्तर मिलेगा शून्य। तो शून्य न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, ये जो स्पष्ट तौर पे आपकी किताब पे लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार आज की वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मानक परिमेय संख्या क्या होता है।